बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडवोकेसी नेटवर्क की तरफ से आपको आज के इस सेशन में वेलकम कहते हैं और कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आज हम नए टॉपिक का आगाज करेंगे क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। क्लाइमेट में यानी कि मौसमियाती जो तब्दीली है और इसके असरात क्या हैं, और ये हमारे टॉपिक का आज का हमारा जो फर्स्ट सेशन है इंट्रोडक्शन होगा। आगे चल के हम इसके मजीद जो है वो डिटेल्स टॉपिक टू टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज है क्या। जी, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस। एक तो होता है ना, मतलब आज मौसम कुछ और है, कल कुछ और है, तो एकदम बादल आए और बारिश हुई, ठंड हो गई, फिर अगले दिन नॉर्मल मौसम आना शुरू हो गया। एक तो ये चीज है। एक होता है कि लगातार गर्मी हो या सर्दी, तो क्लाइमेट के अंदर चेंज हो फॉर द लॉन्ग टर्म चेंज। इसके हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन ग्लोबल टेम्परेचर। ये भी नहीं है कि एक खास ज्योग्राफी का एक खास जो एक जमीन का टुकड़ा है उसके ऊपर नहीं, मतलब आप प्रोविंशियल लेवल पे बात कर लें या डिवीजन लेवल पे बात कर लें कि मौसम तब्दील हुआ, ये नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल टेम्परेचर के अंदर तबादला है। प्रेसिपिटेशन पैटर्न है, यानी कि जो हवा में नमी का एक रुझान है वो कैसा है, एंड वेदर इवेंट्स और मौसमियाती कुछ वाकयात होते हैं काज बाय नेचुरल फैक्टर्स। कुदरती कुछ अवामिल हैं वो इस पर असरानंदाज होते हैं, एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो अल्टीमेटली इसके ऊपर असरानंदाज होते हैं। तो अगेन डेफिनेशन को देखा जाए, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू दी लॉन्ग टर्म चेंजेस इन ग्लोबल टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स एंड वेदर इवेंट्स काज्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स। दो चीजें होंगी, नेचुरल फैक्टर्स और ह्यूमन एक्टिविटी। ये दो चीजें हैं जो असरअंदाज करती हैं, और ये फॉर द लॉन्ग पीरियड आपका जो टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन पैटर्न है और वेदर इवेंट्स हैं उस ग्लोबली इंपैक्ट हो रही होती हैं, और ओवर द लॉन्ग रन ये इनके अंदर तब्दीली आती है। और दो फैक्टर्स की वजह से आती है, एक नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, दूसरे ह्यूमन एक्टिविटीज होती है। अच्छा जी, इसके फर्दर इट इज प्राइमरीली ड्राइवन बाय द इंक्रीज्ड एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। बेसिकली अगर इंसानी एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो क्या होता है, ये ज्यादा जो ग्रीन हाउस एमिशन, आप सिंपली ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड N2O, पानी का जो फार्मूला वो H2O है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है N2O, और ये CH4 है, CO2 है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और इनके फार्मूले भी आप जेन में रख लें। ये जो गैसेस हैं इनको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। दीज गैसेस ट्रैप हीट। इन गैसेस का एक जो एक कुदरती एक अमल होता है या इनकी एक नेचर है, ये क्या करते हैं, जो हीट होती है उसको ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर इन दी एटमॉस्फेयर। जो हमारा माहौल है उसके अंदर ये रहते हुए जब ये गैसेस मौजूद होती हैं तो ये जो आने वाली सूरज से हीट है उसको ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि उसको अब्जॉर्ब नहीं होने देते, लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाती है एंड इट्स एसोसिएटेड इंपैक्ट्स। और फिर इसके साथ जुड़े हुए मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं जब ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो गई, और उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिर एसोसिएटेड इंपैक्ट्स यानी कि जो बाकी असरात है वो भी शुरू हो जाते हैं। इस स्लाइड पे हमने डेफिनेशन को देखा कि क्लाइमेट चेंज क्या है। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म चेंजेस है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है या जो हवा में नमी का एक रुझान है या मौसमियाती वाकयात है, और इनके दो अमामिल होते हैं, एक नेचुरल फैक्टर्स हैं, दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। तीसरी हमने बात की कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं और इससे असरात होते हैं। ये चीजें आपने समझ ली। ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज को डिफाइन भी कर लेता है और उसके जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह भी यहाँ पे आपको समझ आ जाती है। अगेन काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है, वो असरात, वो वजूहात, काजेज क्या है। सबसे पहले है नेचुरल काजेस। वोल्केनो इरप्शंस रिलीज एरोसोल्स एंड CO2 कि जो वोल्केनो फटते हैं, यानी कि वो पहाड़ों पर आप देखो तो वोल्केनोज होते हैं, जो मतलब कि पहाड़ों से आग निकलना शुरू हो जाती है, तो उससे क्या होता है, एरोसोल्स निकलते हैं और CO2 निकलती है।
ये कुदरती अमल है, इसमें इंसान की कोई कारकर्दगी नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके अलावा चेंजेस इन सोलर रेडिएशन, सूरज की भी रेडिएशन में फर्क आता है। एंड अर्थ ऑर्बिट, जो है अर्थ का ऑर्बिट, उसकी जो एक जो मतलब उसकी डायरेक्शन किस तरफ थी सूरज के, अगर वो सूर्य के दूसरी तरफ हो तो उसके ऊपर इतने असरात नहीं होते, लेकिन अगर उसका जो फेस है वो सूरज के तरफ वाली साइड पे हो और जो सूरज के करीब से होके गुजरने वाला हिस्सा है वो ज्यादा इंपैक्ट होता है। सो ये ओशन, इसके अलावा ओशन सर्कुलेशन पैटर्न्स है लाइक एल नीनो एंड ला नीनो, अल नीनो एंड ला नीना। ये अब मुझे इनकी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन ये है कि ओशन की सर्कुलेशन का जो एक पैटर्न है उसका भी एक फर्दर जो है वो एक कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन जब हम इसको प्रोफेशनली आगे चलेंगे तो जो भी इस टॉपिक को हैंडल कर रहा होगा तो इसको ज्यादा डिटेल से हम शेयर कर सकेंगे। लेकिन अभी आप ये सिर्फ माइंड में रख लें कि एक जो नेचुरल काजेज है उसके अंदर वोल्केनिक इरप्शंस हैं, इसके अलावा सोलर रेडिएशन है और ओशन सर्कुलेशन है। सो ये इनकी वजह से कुछ ना कुछ जो हमारी जो ग्रीन हाउसेज हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, हीट ट्रैप हो जाती है और जमीन का जो टेम्परेचर है ग्लोबली वो इम्पैक्ट होता है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड काजेज की, कुछ इंसानी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके अंदर बढ़ावा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वो क्या करते हैं कि हीट ट्रैप कर लेते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। सो बर्निंग फोसिल फ्यूल ये सबसे बड़ी मसला है। इंक्रीज यूज ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, हमें दिन रात कोल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल तो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ियों में, इंडस्ट्री में। इसके अलावा गैस का बहुत बेदरीग इस्तेमाल होता है, जितनी भी गैस जमीन से निकलती है उसकी जितनी भी एक्सट्रैक्शन के सोर्सेज हैं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यूज हो जाती है वो। सो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, इस हमारे माहौल में शामिल हो जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इससे एमिशन होती है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, जिसने गैस का इस्तेमाल करना था हमने उसको भी कम करना शुरू कर दिया। रिड्यूसेस कार्बन अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, तो जो जो जंगलात का हम कटाव कर रहे हैं, जंगलात का एरिया कम करते जा रहे हैं, तो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन भी कम होती जा रही है, उसकी कैपेसिटी कम हो रही है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एमिशन है कि इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है और उसकी एमिशन है, कंट्रीब्यूट्स टू हाई ग्रीन हाउस गैसेस लेवल्स, और ये भी अपना हिस्सा डाल रही है ग्रीन हाउसेस के एक लेवल में। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, मीथेन एमिशन फ्रॉम लाइफ स्टॉक एंड राइस पैडीज मतलब जो फसलें, जो चावल की फसल होती है उसका जो बचा खुचा होता है उसको आप जलाते हैं, तो इससे भी कई सारी चीजें जो है वो और भी जलाते हैं और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो भी अल्टीमेटली जीएचएस लेवल को बढ़ाने में जो है वो अपना हिस्सा डालते हैं। ये तो हमने देख ली दो वजूहत, एक तो नेचुरल फैक्टर्स थे, दूसरे थे इंसानी। अब इनका इम्पैक्ट क्या होता है क्लाइमेट चेंज के हवाले से? सबसे पहले तो है कि इन्वायरमेंट को ये इम्पैक्ट करते हैं। उसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहले तो ग्लोबल वार्मिंग है, पूरी दुनिया का टेम्परेचर राइज हो रहा है। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हैव राइजन बाय अबाउट 1.1 सेल्सियस सिंस प्री इंडस्ट्रियल लेवल, जब इंडस्ट्री शुरू हुई थी उससे अब तक 1.17 सेल्सियस स्केल पे ये जो टेम्परेचर है राइज हो चुका है। और इस राइज टेम्परेचर की वजह से राइजिंग सी लेवल, यानी कि जब पानी को उबाला जाए तो पानी का लेवल बढ़ता है, इसी तरह से ये पानी का जो है वो लेवल बढ़ रहा है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड जब आपकी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कई सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सी वाटर, और इसके साथ साथ जो उसको हीट पानी को मिलती है, पानी हीट अब्जॉर्ब करता है, सी वाटर लेवल बढ़ता है। कॉज सी लेवल्स टू राइज थ्रेटनिंग कोस्टल रीजन, जो साहिल समंदर पर आबादियां हैं, पानी के लेवल को बढ़ने से वहां पर सैलाब आते हैं। इसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं जिसमें मोर फ्रीक्वेंट हरिकेन्स, फ्लड्स, ड्राफ्ट्स एंड हीट वेव्स डिसरप्ट इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज। तो अल्टीमेटली सैलाब भी आते हैं, तूफान भी आते हैं, झक्खड़ चलते हैं। सो ये सारी की सारी इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करते हैं और जो कम्युनिटीज हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं और उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है इनका। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बात की कि ओशन एसिडिफिकेशन है, CO2 जितनी भी होती है वो निकलती है और जो समंदर के पानी उसको ऑब्जर्व कर लेता है, pH लेवल कम हो जाता है उसका।
इसके अलावा हर ये जो एक केमिकल रिएक्शन होता है उसमें मैरीन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है, कोरल रीफ्स और शेलफिश अल्टीमेटली इनके भी जो एक लिविंग जो स्टाइल होता है या उनकी जो एक अपनी नेचर होती है जिसमें वो रह रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी यानी कि नबातात पर, जानवरों पर भी इसका इम्पैक्ट जाता है। हैबिटेट लॉस, इससे क्या है, राइजिंग टेम्परेचर एंड अल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न्स थ्रेटन स्पेसीज एंड इकोसिस्टम, यानी कि माहौल के अंदर रहने वाले जितने भी नबातात हैं, उगने वाले नबातात, रहने वाले जानवर, तो उनको जब उनकी काबिल बर्दाश्त टेम्परेचर नहीं रहता तो या तो वो मर जाते हैं या वो माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेशन एंड एक्सटेंशन यही उसकी वजह बनती है। मैनी स्पेसीज आर फोर्स्ड टू माइग्रेट और फेस एक्सटेंशन ड्यू टू अनसूटेबल हैबिटेट्स। इसके साथ साथ डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन, अल्टीमेटली जब इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब होगा, पौधे बढ़ना खत्म हो जाएंगे, उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी, जानवरों की डेथ होना शुरू हो जाएगी, माइग्रेट कर जाएंगे, तो वहां पे फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। चेंजेस इन इकोसिस्टम अफेक्ट्स द सर्वाइवल ऑफ प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप, यानी कि एक होता है वो दूसरे का शिकार करता है और वो खुद किसी का शिकार हो जाता है। ये एक पूरा चेन बनता है। जंगली हयात में आप जाते हैं तो इसी तरह से ही वो निजाम चल रहा होता है। तीसरे नंबर पे इकोनॉमिक इंपैक्ट भी इसके आ रहे हैं। एग्रीकल्चर के हिसाब से देखा जाए, अल्टर्ड ग्रोइंग सीजन्स, यानी कि एक जो सीजन है वो बदल रहे हैं फसलों के और उनके टाइम में तब्दीली हो रही है। क्रॉप कुछ पहले अच्छी होती थी, अब अच्छी नहीं होती, क्रॉप फेलियर्स है। एंड रिड्यूस्ड यील्ड, पहले अच्छी फसल होती थी, उसमें सही पैदावार देते थे, अब वो पैदावार नहीं देते उतनी, उस तरह से उनकी ग्रोथ नहीं होती ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर। और इसमें मेन क्या है, मौसमी तगय्युर तबद्दुल है जो कि एग्रीकल्चर की आउटपुट या यील्ड को भी डिस्टर्ब कर रहा है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर है वो भी इसकी वजह से इंपैक्ट है। इंक्रीज डिमांड फॉर कूलिंग ड्यूरिंग हीट वेव्स, यानी कि जब गर्मी पड़ती है तो हमें कूलिंग जो है उसकी जरूरत पड़ती है और एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। एंड डिस्टर्ब टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ड्यू टू वाटर शॉर्टेजेस, पानी भी नहीं है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो उसकी प्रोडक्शन भी कम होती है, तो ये भी एक मसला है, इसका इम्पैक्ट आ रहा है। जब बारिशें होती थी तो पानी की दस्तयाबी होती थी, वो पानी बह के दरियाओं में आता था, उसको फर्दर डैमों में लाया जाता था, बिजली पैदा की जाती थी। लेकिन जब बारिशें नहीं होंगी तो अल्टीमेटली एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी लोड आ जाएगा, अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा। कास्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कई सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं और उसकी कास्ट बहुत बढ़ जाती है, इंसानी जानें जाती हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजास्टर लीड टू हायर कास्ट फॉर रिकवरी एंड इंश्योरेंस। इसके साथ साथ कुछ जो माशरती जो हैं वो तबादले हैं, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट हैं, जैसे कि हेल्थ का अब रिस्क हो चुका है। हीट वेव्स इंक्रीज्ड हीट रिलेटेड इलनेस, यानी जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी से होने वाली कई बीमारियां जो है उनकी वजह से डेथ होना शुरू हो जाती है। चेंजेस इन क्लाइमेट स्प्रेड वेक्टर बॉर्न डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू वगैरह। दूसरे नंबर पर वाटर स्केसिटी, जो पानी की दस्तयाबी है वो भी इम्पैक्ट हो रही है। जैसे कि मैंने बताया, बारिशें जब नहीं होती, वेटलैंड होगी और वेटलैंड जब डिस्टर्ब होती है तो पानी बह जाता है, दरियाओं नदी नालों में जाता है, समंदर में चला जाता है। लेकिन अगर वेटलैंड होती है, उधर इकोलॉजिकल सिस्टम मौजूद होता है तो पानी वहां पे रुक जाता है, पौधे अपने पास पानी होल्ड कर लेते हैं और जमीन उसको ऑब्जर्व कर लेती है। जो वाटर लेवल है उसको इंक्रीज करने में हेल्प होती है। सो रिड्यूस्ड फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी ड्यू टू ड्राफ्ट एंड श्रिंकिंग ग्लेशियर्स। इसके साथ साथ फूड इनसिक्योरिटी है, यानी कि जो पहले पैदावार ज्यादा होती थी, अब जो फसलें हैं एक तो यील्ड कम कर रही हैं, बाकी जो एक ही फसल का रुझान और मौसम की तब्दीली के साथ साथ उनका जो आउटपुट है, लोकल जो फसलें थी, जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो तो एक जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करके आउटपुट को बढ़ा लेते हैं। लेकिन जो ऐसे फार्मर्स होते हैं जो जिनके पास रकबा थोड़ा होता है, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है, तो वो इससे फायदा नहीं उठाते और अल्टीमेटली उस एरिया की जो फूड है वो उसकी प्रोडक्शन का लेवल जब कम होने की वजह से नेशनल लेवल पर फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती है। सो लोअर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लीड्स टू हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। जब खुराक की कमी होगी, पैदावार कम होगी तो
कम खुराक के ऊपर ही गुजारा करना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो माल न्यूट्रिशन का एक मसला आ जाता है। इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, राइजिंग सी लेवल्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फोर्स पीपल टू माइग्रेट लीडिंग टू क्लाइमेट रेफ्यूजीज, यानी कि मौसमी तगैर तबद्दुल की वजह से, समुद्री लेवल बढ़ने की वजह से, साहिल समंदर से कई जो पानी का जो लेवल बढ़ने की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं। और इसके साथ साथ कई ऐसे इलाके जहां पे फसलें काफी इंपैक्ट होती हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, तो वहां से भी लोग हीट की वजह से ना तो वो उसकी जितनी उनकी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है फॉर द पर्पज ऑफ कूलिंग, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो शिफ्ट हो जाते हैं किसी ऐसी जगह जहां पे मौसम नॉर्मल होता है। सो आगे चलें तो ग्लोबल एफर्ट्स क्या हैं इस क्लाइमेट चेंज को कम्बैट करने के लिए, लड़ने के लिए, ताकि क्लाइमेट चेंज कम से कम हो। सो ग्लोबल एफर्ट्स टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज के हवाले से सबसे पहले तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है नंबर 1 पे। पेरिस एग्रीमेंट 2015 है, एम्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 सेल्सियस, प्रेफरेबली 1.5 सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो टारगेट क्या है कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में कि हमने 2 सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर डाउन करना है, कम से कम 1.5 तो लेके नीचे जाएंगे, जिससे इंडस्ट्रियल जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था उस तक हम चले जाएं। जब इंडस्ट्रियल एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले जो टेम्परेचर था उस टेम्परेचर की हद तक लेके जाए। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल है, फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है उनका ये फर्स्ट बनता है कि वो ग्रीन हाउसेस गैस जो है उनकी एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए अपना रोल अदा करें। सो इसके साथ साथ कंटिन्यू है, दूसरे नंबर पे है रिन्यूएबल एनर्जी की अडॉप्शन, कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम मूव करें बजाय इसके फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल करें, ट्रांजिशनिंग टू सोलर, वाइंड एंड हाइड्रो पावर टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फोसिल फ्यूल। नंबर 3 पे है एफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन, जो पहले से जंगलात मौजूद है उनको बेहतर किया जाए, नए जंगलात लगाए जाएं, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। और जब जंगलात बढ़ेंगे, पौधे ज्यादा होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए होती है अपनी खुराक बनाने के लिए, सो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डाउन होगा। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज CCS, इसमें टेक्नोलॉजीज टू कैप्चर एंड स्टोर CO2 एमिशन। नंबर 4 पे यहां पे आ जाता है कम्युनिटी अवेयरनेस, यानी कि लोगों को इसकी अवेयरनेस देने की जरूरत है। एजुकेटिंग कम्युनिटीज ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस देयर कार्बन फुटप्रिंट, कि ऐसी एक्टिविटीज कम से कम की जाए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल ज्यादा हो या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अखराज हो रही हो, उन चीजों से बचने की जरूरत है। सो अगर हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से अपने टॉपिक को कंक्लूड करें, ये इंट्रोडक्टरी क्लाइमेट चेंज के हवाले से सेशन था हमारा। सो क्लाइमेट चेंज इज अ प्रेसिंग ग्लोबल इशू, यानी कि ये बहुत अहम मसला बन चुका है दुनिया के लिए, विद फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके असरात दूर रस है हम तक नहीं, सिर्फ आने वाली नस्लों तक। पर द इन्वायरमेंटल, इकोनॉमी, सोसाइटी, यानी इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट आ रहा है, सोशल एक्टिविटीज पर भी आ रहा है, इन्वायरमेंट को भी डिस्टर्ब कर रहा है। सो इमीडिएट एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शंस आर नेसेसरी टू मिटिगेट इट्स इफेक्ट्स। तो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को रोकने के लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत है एंड अडेप्ट इट्स इम्पैक्ट। और जितने इसके इम्पैक्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक रहने के काबिल बनाने के लिए कुछ ऐसे एक्शन लेने होंगे ताकि उसको बर्दाश्त भी किया जाए। थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, पॉलिसी चेंजेस एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ह्यूमैनिटी कैन वर्क। सो ये इंसानियत ने ही इसको खराब किया है, इन्होंने ही मिलकर काम करना टुवर्ड्स मोर रिजिलियंट एंड क्लाइमेट फ्रेंडली फ्यूचर, कि हम बेहतर मुस्तकबिल बनाएं जहां पर हर कोई एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। सो इस जर्नी में ये इसी मकसद के लिए हमने सफर शुरू किया हुआ है, अपने लिए और आने वाली अपनी जनरेशन के लिए। आपने हमें हमारे साथ हाथ मिलाना है और एज ए वॉलंटियर, रिसर्चर, डोनर, पार्टनर, कोलैबोरेटर, कंसल्टेंट के तौर पे किसी भी तरह से आप हमारी एक जो साथ दे सकते हैं तो आपने भी साथ देना है। थैंक यू। और आप हमारी वेबसाइट पर अगर पहले रजिस्टर नहीं किया तो जरूर रजिस्टर कर लें, और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम और भी मुफीद कोर्सेज जो आपको आसानी से समझ आ सके और एक्टिवली आप अपना रोल अदा कर सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो प्रमोशन है उसको इन्हेंस करने के लिए, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी ये एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल के तौर पे, फैमिली के तौर पे, लेकिन हमारे साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जैसा भी आपको मुनासिब लगता है, लेकिन अल्टीमेटली आपने कुछ ना कुछ अपने लेवल पे काम करना है। अल्लाह हाफिज।